मंगल ग्रह आज एक ठंडी, वीरान और धूल से ढकी दुनिया, लेकिन इसके हर पत्थर में, हर घाटी में और हर क्रेटर में छिपा है एक ऐसा अतीत जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। वैज्ञानिक प्रमाण दिखाते हैं कि अरबों वर्ष पहले मंगल पर पानी था, बहती हुई नदियां, गहरी झीलें और शायद विशाल महासागर। सतह पर पाए गए खनिज, घाटियों की संरचना और परतों में जमा रासायनिक तत्व यह संकेत देते हैं कि यह ग्रह कभी जीवन के लिए उपयुक्त था। यह केवल एक लाल बंजर ग्रह नहीं है, यह एक भूली हुई दुनिया है जिसका इतिहास मिट चुका है, लेकिन चिन्ह अब भी बचे हैं। नासा के रोवर्स, ऑर्बिटर्स और सैटेलाइट डेटा से बार बार एक ही संकेत मिलता है। मंगल कभी मृत नहीं था, वह जीवित था। उसका वायुमंडल घना था, वहां वातावरण में बहती हवा थी, सतह पर सूरज की रोशनी के साथ जल भी था, और जहां पानी होता है वहां जीवन की संभावना सबसे प्रबल होती है। प्रश्न उठते हैं, क्या मंगल पर सूक्ष्मजीवी जीवन अस्तित्व में था? क्या किसी समय वहां एक पूर्ण जैविक प्रणाली थी, या यह ग्रह किसी विनाशकारी परिवर्तन का शिकार हुआ? इस डॉक्यूमेंट्री में हम उस अतीत के पीछे के रहस्यों को उजागर करेंगे, जहां मंगल एक जीवंत ग्रह था, जहां इतिहास की परतें अब भी मौन हैं, और जहां के उत्तर हमारे स्वयं के अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। यह यात्रा है एक खोए हुए ग्रह की स्मृतियों तक, एक प्राचीन दुनिया की जो अब केवल संकेतों के रूप में शेष है। मंगल, उसका अतीत और उसका मौन। मंगल एक लाल, बंजर, मृतप्राय ग्रह। आज इसकी सतह पर सिर्फ धूल है, बर्फ है और वीरान घाटियां हैं, लेकिन वैज्ञानिक खोजों ने इस मृत ग्रह के नीचे छिपे जीवन के संकेतों को धीरे धीरे उजागर करना शुरू कर दिया है। मंगल का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रहस्यमय भी है। 4.1 से 3.8 अरब वर्ष पहले मंगल का उत्तरी गोलार्ध, जिसे आज वास्टिटस बोरेयालिस नाम से जाना जाता है, करीब 4 से 5 किलोमीटर नीचे धंसा हुआ क्षेत्र कभी एक विशाल महासागर से भरा हुआ था। इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है ओशियनस बोरियालिस, एक प्राचीन महासागर जो कभी पूरे मंगल ग्रह की जलवायु और भूगोल का केंद्र था। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि ठोस भूगर्भीय और रासायनिक प्रमाणों पर आधारित सिद्धांत है। इस क्षेत्र में पाए गए संरचनात्मक संकेत, जैसे कि तटरेखाओं जैसी आकृतियां, घाटियां जिनमें कभी नदियां बहती थीं, और तलछटी संरचनाएं, यह सभी इस ओर संकेत करते हैं कि मंगल पर तरल जल की उपस्थिति वास्तविक थी। मंगल की मिट्टी में मौजूद खनिजों और वायुमंडल में पाए गए रासायनिक अवयवों से यह सिद्ध होता है कि उस काल में वातावरण कहीं अधिक सघन और तापमान कहीं अधिक गर्म था, क्योंकि तरल जल का सतह पर टिके रहना केवल तभी संभव है जब वातावरण घना हो और सतह का तापमान 0 से ऊपर। लेकिन आज का मंगल एक पतला, ठंडा वातावरण, जहां पानी यदि हो भी तो केवल बर्फ या भूमिगत अवस्था में। तो फिर क्या हुआ उस महासागर का? कहां गया वह ओशियनस बोरेयालिस? क्या वह अंतरिक्ष में उड़ गया? क्या मंगल की चुंबकीय परत के टूट जाने के कारण उसका वातावरण धीरे धीरे नष्ट हो गया? इन सवालों के उत्तर अभी अस्पष्ट हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की कोशिशें लगातार जारी हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह महासागर लाखों वर्षों तक अस्तित्व में रहा होगा। कुछ मानते हैं कि यह पानी केवल कुछ समय के लिए स्थिर था, फिर वातावरण पतला होते ही धीरे धीरे वाष्पित होकर अंतरिक्ष में विलीन हो गया। लेकिन हर सिद्धांत, हर गणना और हर खोज एक ही बात की ओर इशारा करती है। मंगल कभी मृत नहीं था, वह एक जीवंत ग्रह था। उसकी छाती पर लहराता था एक नीला महासागर, एक ऐसा महासागर जो आज हमारे लिए सिर्फ एक भूगर्भीय छाया है। ओशियनस बोरेयालिस सिर्फ पानी नहीं था, वह मंगल के अतीत का दिल था। और आज जब मानवता उस लाल ग्रह पर पहुंचने की तैयारी कर रही है, तो यह महासागर हमारे लिए सिर्फ एक भूली कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है
वाइकिंग ऑर्बिटर्स द्वारा 1976 में भेजी गई तस्वीरों में मंगल के ध्रुवीय क्षेत्र के पास दो संभावित प्राचीन तट रेखाओं का संकेत मिला, अरेबिया और ड्यूटरोनिलस, जिनकी लंबाई हजारों किलोमीटर में फैली हुई है। मंगल की वर्तमान भौगोलिक संरचना में कई ऐसे भौतिक लक्षण पाए गए हैं जो एक प्राचीन महासागर के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। गहराइयों से निकलती खाइयां जो आपस में मिलकर बड़ी नदीनुमा संरचनाएं बनाती हैं, किसी तरल पदार्थ, संभवतः पानी, द्वारा होने वाले अपरदन, इरोजन का संकेत देती है और ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राचीन नदी तलों जैसी दिखती है। मंगल की सतह पर कुछ विशाल जलमार्ग भी देखे गए हैं, जिनकी चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर और गहराई सैकड़ों मीटर तक है। ये जलमार्ग ऐसा प्रतीत होते हैं मानो वे दक्षिणी उच्च भूमियों, सदर्न अपलैंड्स के भूमिगत जल भंडारों, एक्वीफर्स से निकलकर उत्तरी निम्न भूमियों, नॉर्दर्न लोलैंड्स की ओर बहते रहे हों। इसके अलावा मंगल का पूरा उत्तरी गोलार्ध ग्रह के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी नीचे स्तर पर स्थित है और असामान्य रूप से समतल है, जिसे वैज्ञानिक मार्शियन डिकोटमी कहते हैं। इन अवलोकनों ने कई शोधकर्ताओं को मंगल पर और भी प्राचीन तटरेखाओं के अवशेष खोजने के लिए प्रेरित किया और इस विचार को और अधिक बल मिला कि मंगल पर कभी एक महासागर मौजूद था। 1987 में वैज्ञानिक जॉन ई ब्रैंडनबर्ग ने मंगल पर एक आदिम महासागर के अस्तित्व की परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने नाम दिया पेलियो ओशियन। यह महासागर सिद्धांत, ओशियन हाइपोथेसिस, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यदि मंगल पर अतीत में विशाल तरल जल निकाय रहे हों तो उन्होंने प्राचीन मंगल के जलवायु तंत्र, क्लाइमेट सिस्टम, उसकी जीववास योग्यता, हैबिटेबिलिटी पोटेंशियल और मंगल पर जीवन के प्रमाणों की खोज, इन सभी पर गहरा प्रभाव डाला होगा। हमारी खोजों से पता चला कि शायद प्राचीन काल में मंगल पर समुद्र रहे होंगे, लेकिन आपने कभी यह समझा है कि किसी ग्रह पर जीवन की संभावना कब बनती है? जब कभी ग्रह किसी तारे के हैबिटेबल जोन में हो, तब वहां एक सही तापमान होता है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। ग्रहीय निवास योग्यता, प्लैनेटरी हैबिटेबिलिटी, एक मापदंड है जो यह निर्धारित करता है कि कोई ग्रह या उसका प्राकृतिक उपग्रह जीवन के अनुकूल वातावरण विकसित करने और बनाए रखने में सक्षम है या नहीं। जीवन की उत्पत्ति किसी ग्रह या उपग्रह पर स्वतः एंडोजिनसली हो सकती है, यानी वहीं की आंतरिक प्रक्रियाओं से। इसके अलावा शोध यह भी सुझाव देते हैं कि जीवन एक खगोलीय पिंड से दूसरे पिंड तक स्थानांतरित भी हो सकता है, एक काल्पनिक सिद्धांत जिसे पांसपर्मिया कहा जाता है। किसी वातावरण को निवास योग्य, हैबिटेबल माने जाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वहां जीवन पहले से मौजूद हो। साथ ही वैज्ञानिक रूप से परिभाषित निवास योग्य क्षेत्र, हैबिटेबल जोन, HZ, ही ऐसे एकमात्र क्षेत्र नहीं है जहां जीवन उत्पन्न हो सकता है। चूंकि पृथ्वी से बाहर जीवन का अस्तित्व अब तक प्रमाणित नहीं हुआ है, इसीलिए ग्रहीय निवास योग्यता, प्लैनेटरी हैबिटेबिलिटी का अध्ययन मुख्यतः पृथ्वी की परिस्थितियों पर आधारित अनुमानों, एक्सट्रापोलेशंस पर निर्भर करता है। साथ ही सूर्य और सौरमंडल की उन विशेषताओं पर भी जो जीवन के विकास के लिए अनुकूल प्रतीत होती हैं। इस शोध का विशेष ध्यान उन कारकों पर केंद्रित होता है जिन्होंने पृथ्वी पर जटिल और बहुकोशीय मल्टीसेल्युलर जीवन को बनाए रखा है, सिर्फ सूक्ष्म और एककोशीय यूनिसेल्युलर जीवों को नहीं। इस दिशा में किया जाने वाला शोध और सिद्धांत विकास कई प्राकृतिक विज्ञानों की शाखाओं से जुड़ा हुआ है, जैसे कि खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, ग्रह विज्ञान, प्लैनेटरी साइंस और एक उभरता हुआ आधुनिक क्षेत्र अंतर्जीव विज्ञान, एस्ट्रोबायोलॉजी, जो ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं और उत्पत्ति का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अंतर्जीव विज्ञान
एक ऐसा विज्ञान जो न केवल यह पूछता है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, बल्कि यह भी जानने की कोशिश करता है कि जीवन है क्या, यह कहां उत्पन्न हो सकता है और कैसे विकसित होता है। यह एक पारंपरिक विज्ञान नहीं है। यह भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, भूविज्ञान, खगोल शास्त्र, ग्रह विज्ञान और दर्शन शास्त्र जैसे अनेक विज्ञानों का संगम है। एक ऐसा विज्ञान जो जीवन के सबसे मौलिक प्रश्नों की खोज करता है। अंतर्जीव विज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य है ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति, विकास, वितरण और भविष्य को समझना। इसका केंद्र केवल पृथ्वी नहीं है, बल्कि यह उन संभावनाओं की तलाश है जो पृथ्वी के बाहर के ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और यहां तक कि इंटरस्टेलर मीडियम में मौजूद हो सकती हैं। यह विज्ञान पूछता है, क्या जीवन केवल पृथ्वी की विशिष्ट परिस्थितियों में ही पनप सकता है, या जीवन विभिन्न रूपों में, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न रसायनों पर आधारित हो सकता है? क्या जीवन कार्बन आधारित होना अनिवार्य है, या सिलिकॉन जैसे अन्य तत्वों पर भी जीवन संभव है? क्या हम जीवन को सिर्फ कोशिकाओं और डीएनए में सीमित कर सकते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, यदि ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है तो क्या वह हमसे संपर्क कर सकता है, या वह कभी कर चुका है? अंतर्जीव विज्ञान का अध्ययन यह मानकर चलता है कि पृथ्वी एक उदाहरण है, लेकिन एकमात्र नहीं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, यह अभी भी विज्ञान की सबसे अनसुलझी पहेलियों में से एक है। और यदि हम पृथ्वी पर जीवन के उद्भव को समझने में सफल हो जाते हैं, तो हम उस ज्ञान को अन्य ग्रहों पर लागू कर सकते हैं, जैसे कि मंगल, मार्स, बृहस्पति का चंद्रमा, यूरोपा या शनि का टाइटन, जहां जीवन के अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। अंतर्जीव विज्ञान वैज्ञानिक प्रयोगों के साथ साथ दार्शनिक अन्वेषण भी करता है। यह पूछता है, यदि हम ब्रह्मांड में जीवन खोज लें तो क्या वह हमारे धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक ढांचों को बदल देगा? क्या मानवता की पहचान बदल जाएगी? वर्तमान में वैज्ञानिक इस विषय पर गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कि एक्सट्रीमोफाइल्स, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे जीव जो अत्यंत कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं, जैसे तेज अम्लीय वातावरण, अत्यधिक गर्मी या ठंड, उच्च विकिरण। इन जीवों का अध्ययन यह दर्शाता है कि जीवन को पनपने के लिए पृथ्वी जैसी परिस्थितियां जरूरी नहीं हैं। यही कारण है कि जब वैज्ञानिक मंगल की सतह, यूरोपा के बर्फीले महासागर या टाइटन के मीथेन झीलों का अध्ययन करते हैं, तो वे वहां की रासायनिक संरचना, तापमान, दबाव और तरल पदार्थों का विश्लेषण करते हैं, यह जानने के लिए कि क्या वहां जीवन के बीज छिपे हो सकते हैं। अंतर्जीव विज्ञान यह भी मानता है कि जीवन पानस्पर्मिया के माध्यम से एक खगोलीय पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरित हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्रह पर उल्का टकराए और जीवन सूत्र युक्त चट्टानें अंतरिक्ष में फैल जाए, तो वे किसी और ग्रह पर जीवन के बीज बो सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार संभव है कि पृथ्वी पर भी जीवन बाहरी स्रोत से आया हो। आज की दुनिया में अंतर्जीव विज्ञान महज एक सैद्धांतिक अध्ययन नहीं है, यह एक वैज्ञानिक अभियान बन चुका है, जिसमें नासा, ESA, ISRO जैसे विश्व की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल हैं। हर नया मिशन, चाहे वह मंगल की मिट्टी का सैंपल हो या टाइटन की सतह पर लैंडिंग, जीवन की संभावना को ध्यान में रखते हुए ही डिजाइन किया जा रहा है। इस विषय की गहराई को समझना मानवता को न केवल हमारे ब्रह्मांडीय स्थान का बोध कराता है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि जीवन एक चमत्कार है और हम उस चमत्कार की खोज में अंतरिक्ष की विशाल अंधकारमय शून्यता में प्रकाश ढूंढ रहे हैं। निवास योग्यता के संकेत, हैबिटेबिलिटी इंडिकेटर्स और जीवन के प्रमाण, बायोसिग्नेचर्स को किसी भी ग्रह या उपग्रह के व्यापक ग्रह परिवेश और पर्यावरणीय संदर्भ में ही समझा और व्याख्यायित किया जा सकता है। किसी खगोलीय पिंड की निवास योग्यता की संभावना का निर्धारण करने के लिए वैज्ञानिक कई प्रमुख पहलुओं का अध्ययन करते हैं,
जैसे उसकी सामूहिक संरचना, बल्क कॉम्पोजिशन, उसकी कक्षा संबंधी विशेषताएं, ऑर्बिटल प्रॉपर्टीज, उसका वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, और वहां संभावित रासायनिक पारस्परिक क्रियाएं, केमिकल इंटरैक्शंस। इसके साथ साथ उस खगोलीय पिंड की मेजबान तारे, होस्ट स्टार, की विशेषताएं भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे तारे का द्रव्यमान, मैस और प्रकाशमानता, लुमिनोसिटी, उसकी स्थिरता, स्टेबल वेरिएबिलिटी, और उसमें मौजूद धात्विकता का स्तर, हाई मेटालिसिटी। अंतर्जीव विज्ञान में शोध का प्राथमिक केंद्र वे पिंड होते हैं जो पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह हों, जिनमें जल की उपस्थिति हो और जिनमें पृथ्वी जैसी रसायन शास्त्र, अर्थ लाइक केमिस्ट्री, विकसित हो सकने की संभावना हो। इस श्रेणी में पृथ्वी जैसे ग्रहों के साथ साथ कुछ चंद्रमा भी आते हैं, जैसे शनि का टाइटन या बृहस्पति का यूरोपा, जिनमें तरल जल, ज्वालामुखीय सक्रियता और संभावित ऊर्जा स्रोत मौजूद हो सकते हैं। हालांकि विज्ञान केवल पृथ्वी केंद्रित जीवन की खोज तक सीमित नहीं है। कुछ परिकल्पनात्मक और वैकल्पिक सिद्धांत, स्पेक्युलेटिव हैबिटेबिलिटी थ्योरीज भी अस्तित्व में हैं, जो पारंपरिक कार्बन आधारित जीवन से हटकर वैकल्पिक जैव रसायनों, ऑल्टरनेटिव बायोकेमिस्ट्रीज पर आधारित जीवन की संभावना की जांच करते हैं, जैसे मीथेन आधारित जीवन, अमोनिया आधारित जीवन, या उच्च दाब एवं तापमान वाली अत्यंत विषम परिस्थितियों में जीवन की संभावना। मार्स ऑर्बिटर लेजर अल्टीमीटर, मोला, जिसने वर्ष 1999 में मंगल ग्रह की संपूर्ण सतह की ऊंचाई को अत्यंत सटीकता से मापा, ने यह दर्शाया कि यदि मंगल पर कभी महासागर रहा हो तो उसका जल ग्रहण क्षेत्र, वाटरशेड, ग्रह की लगभग 3/4 सतह को घेरता। 2005 में मंगल के उत्तरी निम्न भूमि क्षेत्र वस्टितास बोरियालिस में समुद्र स्तर से नीचे 2400 मीटर की ऊंचाई के भीतर पाए जाने वाले क्रेटर, गड्ढों के अनोखे वितरण का अध्ययन किया गया। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि वहां की भू आकृतिक क्षरण, इरोजन में सब्लिमेशन, ठोस से सीधे गैस में बदलना की भूमिका प्रमुख रही है, और यदि वहां कोई प्राचीन महासागर रहा हो तो उसका अनुमानित आयतन लगभग 6 क्यूबिक किलोमीटर रहा होगा। 2007 में वैज्ञानिक टेलर पेरोन और माइकल मांगा ने एक भौगोलिक मॉडल, जियोफिजिकल मॉडल प्रस्तावित किया, जिसमें उन्होंने जॉन ई ब्रैंडनबर्ग द्वारा 1987 में बताए गए प्राचीन तटरेखाओं, पेलियो शोरलाइंस, को ट्रू पोलर वॉन्डर की सहायता से समायोजित किया। ट्रू पोलर वॉन्डर वह प्रक्रिया है जिसमें ग्रह के द्रव्यमान का पुनर्वितरण, विशेषकर ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण ग्रह के घूर्णन अक्ष, रोटेशन एक्सिस, को स्थानांतरित कर देता है। इस मॉडल के अनुसार मंगल की यह असमान लहरदार तटरेखाएं, अंडुलेटिंग शोरलाइंस, उसी धुरी विस्थापन, एक्सिस शिफ्ट के कारण है, क्योंकि किसी भी तेजी से घूमते हुए खगोलीय पिंड में केंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, के कारण भूमध्य रेखीय उभार, इक्वेटोरियल बल्ज, बनता है। यदि ग्रह की धुरी स्थानांतरित हो जाए तो सतह की ऊंचाइयां और समुद्र स्तर जैसे संकेत भी उसी के अनुसार स्थानांतरित होते हैं। हालांकि इस मॉडल में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि मंगल के घूर्णन अक्ष में यह परिवर्तन वास्तव में किस कारण से हुआ था, लेकिन इसने मंगल की तटरेखाओं के अस्तित्व और उनके असमान वितरण को एक भौतिक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, जिससे प्राचीन महासागर की अवधारणा और भी मजबूत हुई। प्राचीन मंगल पर समुद्र होने की परिकल्पना केवल कल्पना नहीं है, बल्कि यह अनेक वैज्ञानिक प्रमाणों, भूगर्भीय विश्लेषणों और ग्रह संबंधी मॉडलों पर आधारित है। जब वैज्ञानिक यह दावा करते हैं कि मंगल पर अरबों वर्ष पहले महासागर मौजूद था, तो वे कई अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त ठोस साक्ष्यों पर भरोसा करते हैं। इन प्रमाणों को समझना हमें यह जानने में मदद करता है कि कैसे एक आज का ठंडा, बंजर और शुष्क ग्रह किसी समय जल से भरा हुआ
और शायद जीवन के योग्य भी रहा होगा। सबसे पहला और महत्वपूर्ण आधार है भूगर्भीय संरचनाएं, जिन्हें मंगल की सतह पर स्पष्ट रूप से देखा गया है। मंगल पर कई स्थानों पर ऐसी तटरेखा जैसी आकृतियां पाई गई हैं जो हजारों किलोमीटर लंबी हैं। ये संरचनाएं पृथ्वी पर पाए जाने वाले समुद्री किनारों से अत्यधिक मिलती जुलती हैं। वाइकिंग ऑर्बिटर्स द्वारा 1976 में ली गई तस्वीरों में दो संभावित प्राचीन तटरेखाएं एरेबिया और ड्यूटरोनिलस दर्ज की गईं, जो उत्तरी गोलार्ध में वास्टिटस बोरियालिस क्षेत्र के आसपास स्थित थीं। इनकी लंबाई और स्थिति इस ओर इशारा करती है कि वहां एक समय में स्थिर जल निकाय अर्थात समुद्र मौजूद था। दूसरा प्रमुख आधार है नदी घाटियों और जलमार्गों का जाल, जो मंगल की सतह पर स्पष्ट रूप से देखा गया है। अनेक स्थानों पर संकरी खाइयां, गलियां और बड़ी नदीनुमा संरचनाएं पाई गई हैं, जो आपस में मिलती हैं और एक बड़े बेसिन की ओर बहती प्रतीत होती हैं। यह पैटर्न ठीक वैसा ही है जैसा पृथ्वी पर नदियों और झीलों के जल मार्गों में देखने को मिलता है। इन संरचनाओं का निर्माण केवल किसी तरल के बहाव, विशेष रूप से जल, द्वारा ही संभव है। तीसरा वैज्ञानिक प्रमाण है रासायनिक संकेत और खनिजों की उपस्थिति, जो जल के संपर्क में रह चुके हैं। मंगल की मिट्टी और चट्टानों में ऐसे खनिज पाए गए हैं जो केवल पानी की उपस्थिति में बनते हैं, जैसे कि क्ले मिनरल्स, सल्फेट्स और कार्बोनेट्स। ये खनिज दर्शाते हैं कि सतह पर कभी लंबी अवधि तक तरल जल मौजूद रहा होगा। इसके अलावा मंगल के वायुमंडल में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आइसोटोप्स का अनुपात यह दर्शाता है कि वहां भारी मात्रा में जल रहा होगा, जो समय के साथ अंतरिक्ष में वाष्पित हो गया। चौथा आधार है मार्स ऑर्बिटर लेजर अल्टीमीटर एमोला द्वारा 1999 में मापी गई मंगल की ऊंचाई संबंधी डेटा। इससे पता चला कि मंगल के उत्तरी गोलार्ध का वास्टिटास बोरियालिस क्षेत्र ग्रह के बाकी हिस्सों की तुलना में 4-5 किलोमीटर नीचा है और असाधारण रूप से समतल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी के महासागरों का तल होता है। इस भौगोलिक विषमता को मार्शियन डाइकोटोमी कहा जाता है और यह प्राचीन महासागर के लिए आदर्श जल ग्रहण क्षेत्र प्रस्तुत करता है। पांचवा आधार है मॉडलिंग और ध्रुवीय धुरी परिवर्तन, ट्रू पोलर वॉन्डर की अवधारणा। वैज्ञानिक टेलर पेरिन और माइकल मंगा ने 2007 में यह प्रस्तावित किया कि यदि मंगल के घूर्णन अक्ष में बदलाव हुआ हो, जो ग्रह की आंतरिक ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण संभव है, तो प्राचीन तटरेखाओं की ऊंचाई में असमानताएं स्वाभाविक रूप से समझी जा सकती हैं। इससे यह सिद्धांत और भी सशक्त हो जाता है कि मंगल पर एक समय ओशियनस बोरियालिस नामक महासागर मौजूद था। छठा और अंतिम आधार है जल के आयतन का अनुमान, जो दर्शाता है कि मंगल पर यदि महासागर था तो वह 6 स्कैक्स 107 क्यूबिक किलोमीटर से अधिक जल धारण करता था। यह मात्रा पृथ्वी के कुछ प्रमुख महासागरों के करीब है। इन सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों, भूगर्भीय संरचनाओं, रासायनिक संकेतों और मॉडलों के आधार पर यह कहना उचित है कि प्राचीन मंगल पर वास्तव में एक विशाल महासागर मौजूद था। यह महासागर न केवल जल की उपस्थिति का संकेत देता है, बल्कि मंगल पर जीवन की संभावनाओं को भी मजबूत करता है। मंगल का यह अतीत, जिसमें पानी बहता था, शायद जीवन भी पलता था, अब एक वैज्ञानिक रहस्य नहीं बल्कि खोज का केंद्र बन चुका है। और यही वह आधार है जिससे आज का विज्ञान यह कहने में सक्षम है कि मंगल कभी वीरान नहीं था, वह कभी जीवंत और नीला था। प्राचीन मंगल के जलवायु और वातावरण को लेकर वैज्ञानिकों के बीच लंबे समय से गहन विचार विमर्श और अनुसंधान चलता आ रहा है। यदि हम यह मानते हैं कि कभी मंगल की सतह पर तरल जल बहता था, नदियों, झीलों और शायद महासागरों के रूप में, तो यह प्रश्न अनिवार्य रूप से उठता है कि वहां ऐसा वातावरण कब और कैसे संभव हुआ होगा। इसके लिए हमें मंगल के प्राथमिक या आद्यकालीन जलवायु, प्राइमोर्डियल मार्शियन क्लाइमेट, की गहराई से पड़ताल करनी होती है।
आज के मंगल की सतह अत्यंत शुष्क, बंजर और अत्यधिक ठंडी है। वहां का वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम है कि अधिकांश सतह पर तरल जल का टिकना भौतिक रूप से असंभव है। केवल सबसे निचले स्थानों पर ही वायुदाब 6.11 हेक्टोपास्कल HPA से अधिक होता है, जो कि पानी के ट्रिपल पॉइंट से थोड़ा ऊपर है, यानी वह बिंदु जहां जल एक साथ ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। लेकिन जैसे ही हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, वहां पानी केवल बर्फ या वाष्प के रूप में ही संभव है। तरल रूप में उसका बने रहना असंभव है। इतना ही नहीं, मंगल की वर्तमान औसत सतह तापमान लगभग 210 केल्विन 43 डिग्री है, जो तरल जल की स्थिरता के लिए अत्यधिक ठंडा है। इन परिस्थितियों में यह कल्पना करना कठिन लगता है कि मंगल पर कभी महासागर थे, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन काल में स्थिति अलग थी। मंगल के इतिहास में एक ऐसा युग रहा होगा, लगभग 3.5 से 4 अरब वर्ष पहले, जब उसका वातावरण कहीं अधिक घना और गर्म था। उस समय वायुमंडलीय दबाव और तापमान दोनों ही तरल जल के बने रहने के लिए उपयुक्त हो सकते थे। ऐसा संभवतः मंगल के आंतरिक ज्वालामुखीय गतिविधियों, अधिक सघन CO2 और जलवाष्प से भरपूर वातावरण और शायद ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हुआ होगा। उस काल में मंगल का वातावरण शायद इतना स्थिर और शक्तिशाली था कि वह सतह पर नदियों, झीलों और समुद्रों के अस्तित्व को सहारा दे सके। कुछ वैज्ञानिक मॉडल इस संभावना को और भी आगे बढ़ाते हैं। उनके अनुसार मंगल की सतह पर बारिश भी होती थी, जो जल के प्रवाह को जन्म देती थी। इन मॉडलों में मंगल को एक अल्पकालिक लेकिन अधिक सक्रिय जलवायु प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जहां जलवायु में अस्थायी गर्माहट के चरण आते थे, जो कि ज्वालामुखीय विस्फोटों या उल्कापिंड प्रभावों, मीटियर इंपैक्ट्स के कारण हो सकते थे। इन प्रभावों ने वायुमंडलीय घनत्व को अस्थायी रूप से बढ़ाया, जिससे कुछ समय तक तरल जल टिक सका। इसके साथ ही एक अन्य दृष्टिकोण भी सामने आता है, जिसे कोल्ड एंड वेट सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार मंगल अधिकतर समय ठंडा ही रहा, लेकिन सतह के नीचे गर्मी और ज्वालामुखीय गतिविधियां इतनी थीं कि बर्फ के नीचे उपसतहीय जल निकाय, सबसर्फेस लेक्स बने रह सकते थे, जो समय समय पर सतह पर बहकर घाटियां और जलमार्ग बनाते थे। प्राचीन मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर एक घना वातावरण था, जिसकी मोटाई आज की धरती के वातावरण लगभग 1000 हेक्टोपास्कल के बराबर मानी जाती है। उस समय सूर्य की ऊर्जा कमजोर थी, लेकिन यदि मंगल का वायुमंडल इतना घना रहा हो और उसमें थोड़ी मात्रा में मीथेन जैसी गैसें मौजूद रही हों, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फीली बादलों की परत ने इंसुलेशन, गर्मी को बनाए रखने का काम किया हो, तो उस समय मंगल की सतह का औसत तापमान इतना अधिक हो सकता था कि वहां पानी जमने की बजाय तरल अवस्था में रह सके। समय के साथ मंगल का यह घना वातावरण धीरे धीरे खत्म हो गया। एक तरफ तो कार्बन डाइऑक्साइड जमीन के भीतर चट्टानों के साथ रासायनिक क्रियाओं में शामिल होकर कार्बोनेट बन गया, और दूसरी तरफ मंगल की चुंबकीय परत, मैग्नेटोस्फीयर, कमजोर होने के कारण सूर्य की तेज हवाओं ने मंगल के वातावरण को अंतरिक्ष में उड़ा दिया। मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर से मिली जानकारी के अनुसार मंगल का लगभग 10% पानी वहां की धूल भरी आंधियों के कारण खत्म हो गया। जब ये धूल भरी आंधियां उठती है तो वे पानी की भाप को बहुत ऊंचाई तक ले जाती हैं। वहां पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज, पानी को तोड़ देती हैं। इस प्रक्रिया को फोटो डिसोसिएशन कहा जाता है। पानी के अणु टूटने के बाद उसमें मौजूद हाइड्रोजन अंतरिक्ष में उड़ जाता है और वापस नहीं आता। इस तरह समय के साथ मंगल ने अपना घना वातावरण और सतह पर मौजूद तरल पानी दोनों को खो दिया। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव, ऑब्लिक्विटी, यानी उसका घूमने का कोण, भूवैज्ञानिक समय सीमा में काफी अधिक बदलता रहता है। इस झुकाव का ग्रह की जलवायु, क्लाइमेट
पर गहरा असर पड़ता है। जब झुकाव बदलता है तो सूर्य की रोशनी ग्रह की सतह पर अलग अलग ढंग से पड़ती है, जिससे तापमान और मौसम के पैटर्न बदलते हैं। लेकिन 2022 में श्मिट और उनके साथियों द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण रिसर्च से यह पता चला कि अगर मंगल पर कोई सागर, ओशन बह रहा हो तो वह इस झुकाव के असर को काफी हद तक कम कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो बहता हुआ महासागर ग्रह के सबसे गर्म हिस्से जैसे मध्य अक्षांश, मिड लैटिट्यूड्स से ठंडे हिस्सों जैसे ध्रुवीय क्षेत्र, पोल्स की ओर गर्मी को ले जाकर वितरित करता है। यह गर्मी का संतुलन बनाता है, जिससे झुकाव, ऑब्लिक्विटी के कारण जो असमान तापमान या जलवायु परिवर्तन होते वे बहुत हद तक कम हो जाते हैं। ओशियनस बोरियालिस, जिसे मंगल ग्रह के प्राचीन महासागर के रूप में माना जाता है, से जुड़े रासायनिक संकेत हमें उसके अस्तित्व और स्वभाव के बारे में गहरी जानकारी दे सकते हैं। मंगल ग्रह का वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से बना है। ऐसे में अगर कभी वहां विशाल महासागर रहा हो तो वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि उसकी तलछटों, सेडिमेंट्स में कार्बोनेट खनिज, कार्बोनेट मिनरल्स की भरमार मिलेगी, क्योंकि पृथ्वी पर महासागरों में ऐसा ही होता है। लेकिन अब तक मंगल पर भेजे गए अंतरिक्ष यानों को ऐसी किसी भारी मात्रा में कार्बोनेट की मौजूदगी नहीं मिली है। तो सवाल उठता है, अगर महासागर था तो कार्बोनेट क्यों नहीं मिले? इसका एक संभावित उत्तर है कि शायद उस समय मंगल का महासागर अम्लीय, एसिडिक था। यदि पानी में तेज अम्लीयता हो तो कार्बोनेट खनिजों का निर्माण नहीं हो पाता। ऐसे में ये खनिज सतह पर मौजूद नहीं होंगे, भले ही महासागर मौजूद रहा हो। इसके अलावा 2 लैंडिंग साइट्स की मिट्टी में फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की उपस्थिति में सकारात्मक संबंध पाया गया है। यह संकेत करता है कि ये तत्व शायद किसी बड़े अम्लीय जलाशय, एसिडिक रिजर्वॉयर में आपस में घुले मिले रहे होंगे, जो संभवतः वही प्राचीन महासागर रहा हो। साथ ही मंगल पर TES थर्मल एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा हेमेटाइट की खोज हुई है, और यह खनिज अक्सर तरल पानी की मौजूदगी में बनता। जब वैज्ञानिकों ने यह प्रस्ताव रखा कि मंगल ग्रह पर कभी एक विशाल महासागर, जिसे हम आज ओशियनस बोरियालिस कहते हैं, मौजूद रहा होगा, तब एक स्वाभाविक सवाल उठता है, आज वो पानी कहां गया? अगर अरबों साल पहले मंगल की उत्तरी समतल भूमि वास्टिटास बोरियालिस में एक विशाल समुद्र था, तो अब उसकी बूंद तक दिखाई क्यों नहीं देती? इस प्रश्न का उत्तर मंगल ग्रह की जलवायु और उसके भूगर्भीय इतिहास में छिपा हुआ है। जब मंगल का वातावरण धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो संभव है कि उस महासागर की सतह पर सबसे पहले बर्फ जमने लगी हो। जैसे जैसे तापमान और गिरा, पूरा महासागर जम गया होगा, एक बर्फीला महासागर जो आज भी कहीं मंगल की सतह के नीचे छिपा हो सकता है। कई वैज्ञानिक इस संभावना को गंभीरता से लेते हैं कि वास्टिटास बोरियालिस के नीचे आज भी वो पानी मौजूद है, लेकिन वह पत्थरों, मलबों और धूल की एक पतली परत के नीचे जमकर छिपा हुआ है। एक और थ्योरी यह कहती है कि मंगल की सतह पर मौजूद पानी धीरे धीरे क्रायोस्फीयर यानी ग्रह के जम चुके आंतरिक हिस्से में समा गया। यह क्रायोस्फीयर बर्फीले तत्वों से बना एक गहरा परतदार क्षेत्र है, जहां पानी बर्फ के रूप में बंद हो सकता है और आज तक जीवित रह सकता है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मंगल के पास एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटोस्फीयर, नहीं है जो इसे सौर हवाओं, सोलर वाइंड्स से बचा सके। इस कारण ग्रह का वातावरण सौर हवाओं द्वारा धीरे धीरे नष्ट होता गया, एक प्रक्रिया जिसे वैज्ञानिक स्पॉटरिंग कहते हैं। जैसे ही सतह पर मौजूद पानी भाप सब्लिमेशन बनकर वायुमंडल में गया, वहां सौर विकिरण और सौर हवाओं ने उसे तोड़ दिया। इसमें खासकर हाइड्रोजन अणु अंतरिक्ष में उड़ गए और पानी हमेशा के लिए खो गया। कुछ अध्ययनों में यह भी बताया गया है कि धूल भरी आंधियां, डस्ट स्टॉर्म्स, भी इस प्रक्रिया में सहायक रहीं।
ये आंधियां पानी की भाप को उच्च वायुमंडलीय स्तरों तक ले गईं, जहां सूर्य की पराबैंगनी किरणों यूवी रेज ने उसे फोटो डिसोसिएशन द्वारा तोड़ दिया। इसके बाद हाइड्रोजन अंतरिक्ष में गायब हो गया और मंगल सूखता गया। इस प्रकार यह संभव है कि मंगल का वह प्राचीन महासागर कई रूपों में विभाजित हो गया हो। कुछ हिस्सा बर्फ बनकर सतह के नीचे दब गया, कुछ हिस्सा ग्रह के अंदरूनी क्रायोस्फीयर में समा गया और बाकी का पानी वायुमंडल के जरिए अंतरिक्ष में उड़ गया। आज भी वैज्ञानिक मंगल की सतह के नीचे छिपी जल की परतों, जमी हुई झीलों और ध्रुवीय बर्फ की टोपी में उस खोए हुए महासागर के अवशेष खोजने में लगे हुए हैं। मंगल ग्रह के बारे में हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अब भी इस लाल ग्रह की सतह के नीचे छिपा हुआ है। हाल ही में 25 अप्रैल 2025 को नेशनल साइंस रिव्यू में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण शोध ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इस अध्ययन के अनुसार मंगल की सतह के नीचे लगभग 5.5 से 8.0 किलोमीटर की गहराई पर तरल जल की एक परत मौजूद हो सकती है। इनसाइट मिशन से मिले डाटा के आधार पर वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे गहराई में तरल जल, लिक्विड वाटर, मौजूद हो सकता है। 25 अप्रैल 2025 को नेशनल साइंस रिव्यू नामक जर्नल में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार मंगल की सतह के नीचे से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों की रिकॉर्डिंग से यह संकेत मिले हैं कि मंगल की चट्टानों में सतह से 3.4 से लेकर 8 किलोमीटर यानी लगभग 3 से 5 मील की गहराई के बीच एक तरल जल की परत हो सकती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह छिपा हुआ जल यदि सतह पर लाया जाए तो यह पूरे मंगल ग्रह को लगभग 520 से 780 मीटर यानी 1700 से 2560 फीट गहरे महासागर की तरह ढक सकता है। यह मात्रा लगभग अंटार्कटिका की बर्फ की चादर में मौजूद जल के बराबर। एक अन्य शोध दल को भी पहले इसी तरह के परिणाम मिले थे और उन्होंने सुझाव दिया था कि यह जल आग्नेय चट्टानों, इग्नियस रॉक्स की दरारों में मौजूद हो सकता है। उनके अनुमान के अनुसार मंगल ग्रह की मध्य क्रस्ट, मिड क्रस्ट में इतनी मात्रा में तरल जल मौजूद है कि अगर उसे सतह पर फैलाया जाए तो यह आधे मील से भी अधिक गहराई तक पानी का स्तर बना सकता है। हालांकि इस जल तक पहुंचना आसान नहीं होगा क्योंकि यह लगभग 10 से 20 किलोमीटर यानी 6 से 12 मील गहराई पर स्थित है। शोधकर्ताओं की टीम ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 1319 से अधिक भूकंपों के माप, साइज्मिक मेजरमेंट्स का उपयोग किया। इनसाइट लैंडर से प्राप्त गणनाओं के अनुसार मंगल की क्रस्ट में 2 किलोमीटर तक की ग्लोबल इक्विवेलेंट लेयर GEL के बराबर तरल जल मौजूद हो सकता है। मंगल ग्रह पर प्रारंभिक महासागर, प्राइमोर्डियल ओशियन के अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिकों के बीच अब भी विवाद है। मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर के हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट HiRISE ने मंगल के प्राचीन समुद्री तल, एंशिएंट सीबेड पर बड़े बड़े पत्थरों की खोज की है, जबकि वहां केवल महीन तलछट, फाइन सेडिमेंट होनी चाहिए थी। हालांकि इन पत्थरों को वहां बर्फ की चट्टानों, आइसबर्ग्स द्वारा गिराया गया हो सकता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर आम है। कुछ वैज्ञानिकों द्वारा मंगल की सतह पर पाए गए तटरेखा जैसे संरचनाओं, एंशिएंट शोरलाइंस की व्याख्या को चुनौती दी गई है। सितंबर 2021 में प्रकाशित एक अध्ययन जिसमें विभिन्न खगोलीय पिंडों से प्राप्त चट्टानों में मौजूद पोटेशियम आइसोटोप की तुलना की गई थी, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मंगल की सतह का गुरुत्वाकर्षण इतना कम था कि वह पर्याप्त जल को संजो नहीं सकता था जिससे एक विशाल महासागर बन सके। मंगल की सतह पर पाए गए गड्ढों और जल मार्गों, गलीज एंड चैनल्स के निर्माण के अन्य वैकल्पिक सिद्धांतों में शामिल हैं तेज हवा द्वारा कटाव, विंड इरोजन, तरल कार्बन डाइऑक्साइड
लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड और तरल मेथनॉल, लिक्विड मेथनॉल। मंगल पर महासागर की धारणा, मार्स ओशन हाइपोथेसिस की पुष्टि या खंडन के लिए अब भी भविष्य के मंगल अभियानों से और अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है। अगर मंगल और समुद्र होगा तो लेक्स भी होनी चाहिए। सन 1965 की गर्मियों में मानव ने पहली बार मंगल ग्रह को करीब से देखा। नासा के मैरिनर 4 यान ने जो तस्वीरें भेजी वो किसी चौंका देने वाले रहस्य से नहीं, बल्कि एक मृत और वीरान दुनिया की पुष्टि से भरी थी। तस्वीरों में दिखा एक गड्ढों से भरा रेगिस्तान, सूखा, ठंडा और बेजान। पानी का तो कहीं नामो निशान भी नहीं था, लेकिन यह बस शुरुआत थी। जैसे जैसे दशकों बीते और जैसे जैसे विज्ञान ने बेहतर कैमरों और उन्नत उपग्रहों से मंगल की गहराइयों को खंगालना शुरू किया, एक अलग कहानी उभरने लगी। तस्वीरें अब कुछ और कहती थीं। मंगल की सतह पर फैली गहरी घाटियां, झीलों की सूखी तलहटियां और बर्फ की चमकती परतें। ऐसा लगने लगा मानो यह ग्रह कभी जीवंत रहा हो। किसी जमाने में यहां नदियां बहती थीं, झीलें लहराती थीं और हिमनदियां टकराती थीं चट्टानों से। तो सवाल यह उठा, क्या मंगल पर सचमुच कभी पानी था? और अगर था तो कहां गया? विज्ञान ने जवाब ढूंढना शुरू किया। मंगल का अक्षीय झुकाव, एक्सियल टिल्ट, स्थिर नहीं है, क्योंकि वहां पृथ्वी जैसा बड़ा चांद नहीं है जो इसे संतुलित रखे। इसके कारण वहां का मौसम लाखों वर्षों में अत्यंत रूप से बदलता रहता है। यही परिवर्तन कभी वातावरण को गर्म करता था, कभी पूरी तरह जमा देता था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि विशेष रासायनिक परिस्थितियां, आंतरिक तापीय ऊर्जा, जियोथर्मल इफेक्ट्स या उल्कापिंडों की टक्कर ने मंगल पर अस्थायी रूप से तरल पानी को सतह पर टिकने में मदद की होगी। हो सकता है किसी समय पर गहरी घाटियों में झीलें रही हों। हो सकता है भूमिगत ज्वालामुखी गतिविधियों ने सतह को गर्म किया हो। और हो सकता है बहुत दूर अतीत में मंगल ने पानी की दुनिया देखी हो। आज हम जो देखते हैं वह एक खोई हुई जलमयी दुनिया की परछाई है। पिछले सतही जल के संकेत देने वाली संरचनाओं के अलावा वैज्ञानिकों ने अतीत में मौजूद पानी के अन्य प्रकार के प्रमाण भी पाए। कई स्थानों पर पाए गए खनिज ऐसे थे जिनके बनने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सन 2001 में लॉन्च किए गए मार्स ओडिसी ऑर्बिटर पर लगे एक यंत्र ने मंगल की सतह के ऊपरी भाग में पानी के वितरण का मानचित्र तैयार किया। जब फीनिक्स लैंडर ने मंगल के दूर उत्तरी क्षेत्र में उतरते समय अपने रिट्रो रॉकेट चलाए तो सतह के नीचे से बर्फ दिखाई दी। जब पानी किसी बड़ी जलराशि जैसे कि झील में प्रवेश करता है तो वहां एक डेल्टा बन सकता है। मंगल पर कई क्रेटर और अन्य गड्ढों में ऐसे डेल्टा दिखाई देते हैं जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले डेल्टा जैसे प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई झील किसी निम्न भूमि या गड्ढे में स्थित होती है तो उसमें प्रवेश करने वाली सभी जलधाराएं एक ही ऊंचाई पर रुक जाती हैं। मंगल पर ऐसे कई स्थानों के चारों ओर इस प्रकार की संरचना देखी गई है जिन्हें किसी समय बड़ी जलराशियों, विशेषकर उत्तरी भाग में एक संभावित महासागर का घर माना गया है। भूतकाल में झीलों के बनने की संभावना पर वैज्ञानिकों द्वारा लंबे समय से विचार किया जाता रहा है। एक अध्ययन में मंगल पर 205 संभावित बंद बेसिन वाली झीलों की पहचान की गई जो क्रेटरों में स्थित थीं। इन बेसिनों में एक इनलेट घाटी, प्रवेश मार्ग होता है जो क्रेटर की दीवार को काटती हुई बेसिन में प्रवेश करती है, लेकिन इनमें कोई बाहरी आउटलेट घाटी, निर्गमन मार्ग नहीं पाई गई। इन सभी बेसिनों का कुल आयतन इस प्रकार है कि यदि उसे पूरे मंगल ग्रह की सतह पर समान रूप से फैलाया जाए तो यह लगभग 1.2 मीटर की गहराई के बराबर होगा। हालांकि यह मात्रा मंगल पर वर्तमान में पाए जाने वाले बर्फीले जल भंडारों का केवल एक छोटा हिस्सा है। एक अन्य अध्ययन में 210 खुली बेसिन वाली झीलों की पहचान की गई। इन झीलों में जल के प्रवेश और निकास दोनों मार्ग मौजूद थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पानी बेसिन में प्रवेश करता था
और फिर आउटलेट की ऊंचाई तक पहुंचता था। इन झीलों में से कुछ का आयतन पृथ्वी के कैस्पियन सागर, ब्लैक सागर और बैकाल झील के समान था। 2018 की लूनर एंड प्लैनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत एक अध्ययन में हेलस क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भाग में 64 प्राचीन झीलों पेलियो लेक्स की पहचान की गई। इस टीम ने सुझाव दिया कि ये झीलें एक ऐसे महासागर से बनी होंगी जो हेलस बेसिन और दक्षिण पूर्वी निम्न भूमि में फैला हुआ था। इस क्षेत्र के लिए CRSM डेटा में जलीय खनिजों का संकेत मिला, जैसे कि फेरस, मैग्नीशियम स्मेक्टाइट्स, निर्जलित क्लोराइड और संभवतः कार्बोनेट्स। इस प्रकार के महासागर का सुझाव 2016 में एक अन्य शोध समूह ने भी दिया था। अरबिया टेरा क्षेत्र में 48 संभावित विलुप्त झीलों की खोज की गई। इनमें से कुछ को खुले बेसिन प्रणाली के रूप में वर्गीकृत किया गया, क्योंकि उनमें जल निकासी के लिए आउटलेट चैनल के प्रमाण मिले। ये झीलें आकार में कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक फैली हुई थीं। इनमें से कई झीलों की खोज उल्टी भू आकृतियों, इन्वर्टेड रिलीफ्स को खोजते हुए की गई थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टेरा साबाया क्षेत्र में स्थित कुछ क्रेटरों में झीलें वहां की रिम्स, किनारों पर मौजूद ग्लेशियरों के पिघलने से बनी थीं। इन क्रेटरों की सतह पर उल्टे बहाव, इन्वर्टेड स्ट्रीम्स पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि जब ग्लेशियरों से बहते पानी ने मलबा एकत्र किया तो वह मलबा चैनलों में जम गया, और जब उसके चारों ओर की जमीन का कटाव हुआ तो यही मलबा स्थिर रह गया। साल 2018 में प्रकाशित एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने हेलस बेसिन के उत्तर पूर्वी हिस्से में 34 पुरानी झीलों, पेलियो लेक्स और उनसे जुड़े जलमार्गों की खोज की। इन झीलों में से कुछ हाड्रियाक्स ज्वालामुखी, हेड्रियाकुस वोल्केनो के पास स्थित थीं। ऐसा माना जाता है कि इस ज्वालामुखी से निकली डाइक संरचनाएं डाइक्स हाइड्रोथर्मल सिस्टम्स को जन्म देती होंगी, जिससे बर्फ पिघलकर झीलें बनी होंगी। कुछ झीलें वर्षा से बनी हुई प्रतीत होती हैं, जबकि कुछ अन्य भूजल ग्राउंड वाटर से बनी थीं। इसके अलावा मंगल ग्रह पर कुछ बेसिन झीलों की लंबी श्रृंखलाओं का हिस्सा है। नकटोंग स्कैमेंडर मेमर्स वैली, नाकटोंग स्कैमेंडर मेमर्स वालेस की झील श्रृंखला लगभग 4500 किलोमीटर लंबी है, जिसकी जल निकासी प्रणाली मिसिसिपी मिसौरी नदियों जैसी विशाल मानी जाती है। एक और प्रणाली समारा हिमेरा वैली, समारा हिमेरा वलिस, करीब 1800 किलोमीटर लंबी है। इन झीलों की कई श्रृंखलाएं मार्जरिटिफर सिन्स क्वाड्रेंगल, मार्गरेटाइफर सिनस क्वाड्रेंगल क्षेत्र में पाई गई हैं। कुछ झीलों का जलस्तर उनकी जल ग्रहण क्षमता की तुलना में काफी अधिक प्रतीत होता है, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि इनमें कुछ पानी भूजल के रूप में आया होगा। इसके और भी प्रमाण हैं, जैसे इन बेसिनों की सतहों पर पाई जाने वाली छोटी छोटी उभरी हुई संरचनाएं, नॉबी मटेरियल, जो तब बनी होंगी जब भूजल बड़े पैमाने पर बाहर निकला हो। फरवरी 2019 में यूरोपीय वैज्ञानिकों के एक समूह ने मंगल ग्रह पर एक प्राचीन और ग्रहव्यापी भूजल प्रणाली के भूवैज्ञानिक प्रमाण प्रकाशित किए, जो संभवतः एक महासागर से जुड़ी हुई थी। यह अध्ययन उन 24 क्रेटरों पर आधारित था जिनमें न तो कोई जल प्रवेश मार्ग था और न ही जल निकासी मार्ग। इसका अर्थ है कि इन झीलों में पानी केवल जमीन के भीतर से आया होगा। सभी क्रेटर मंगल के उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। इन क्रेटरों की सतहें मंगल के समुद्र स्तर, जो कि समुद्र की अनुपस्थिति में ऊंचाई और वायुदाब के आधार पर तय किया गया है, से लगभग 4000 मीटर नीचे स्थित थीं। इन क्रेटरों की सतहों पर मौजूद संरचनाएं केवल जल की उपस्थिति में ही बन सकती थीं। कई क्रेटरों में ऐसे प्रमाण मिले जो यह दर्शाते हैं कि पानी का स्तर समय के साथ घटता बढ़ता रहा। कुछ क्रेटरों में डेल्टा और टेरेस भी पाए गए। इन क्रेटरों की सतह पर जल में बनने वाले खनिज जैसे विभिन्न प्रकार की मिट्टियां, क्लेज और हल्के रंग के खनिज भी पाए गए हैं। इसके अलावा कुछ क्रेटरों में परतदार संरचनाएं,
लेयर्स भी देखी गई हैं। इन सभी बातों से यह संकेत मिलता है कि इन स्थानों पर पानी मौजूद था। जिन क्रेटरों का अध्ययन किया गया उनमें पेटिट, सागन, निकोलसन, मैक्लॉगलिन, डुमार्थेरे, टोम्बो, मोजावे, क्यूरी, ओयामा और वाहू प्रमुख थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि कोई क्रेटर पर्याप्त गहराई वाला हो तो वहां जमीन से पानी निकलकर झील का निर्माण कर सकता है। चलिए अब समझते हैं कि मंगल की किन किन जगहों पर हमने रिसर्च की है, जिसमें से पहला है गेल क्रिएटर। गेल क्रेटर मंगल ग्रह की सतह पर एक बेहद विशाल और रोचक जगह है जो एओलिस क्वाड्रेंगल नामक क्षेत्र के उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित है। इसका व्यास लगभग 174 किलोमीटर यानी 86 मील है, जो इसे एक छोटे राज्य जितना बड़ा बनाता है। धरती पर अगर इतने बड़े गड्ढे की कल्पना करो तो यह किसी पूरे शहर को आसानी से समा सकता है। यह क्रेटर करोड़ों साल पहले किसी विशाल उल्कापिंड के टकराने से बना था और समय के साथ यह मंगल ग्रह के इतिहास को संजोने वाली एक प्राकृतिक प्रयोगशाला बन गया। इसके बिल्कुल बीच में एक बेहद ऊंचा पहाड़ खड़ा है जिसे आज हम इयोलिस मॉन्स के नाम से जानते हैं। पहले इस पहाड़ को अनौपचारिक रूप से माउंट शार्प कहा जाता था, जो मशहूर भूवैज्ञानिक रॉबर्ट पी शार्प के सम्मान में रखा गया नाम था। इयोलिस मॉन्स की सबसे खास बात यह है कि इसकी ऊंचाई इतनी है कि यह अपने आसपास की सतह से माउंट रेनियर, जो अमेरिका के सिएटल के पास है, से भी ज्यादा ऊपर उठता है। यानी मंगल के इस क्रेटर में यह पहाड़ धरती के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को भी टक्कर देता है। गेल क्रेटर वैज्ञानिकों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इसके बारे में पक्के सबूत मिले हैं कि बहुत समय पहले यहां एक बड़ी झील हुआ करती थी। मंगल पर पानी के होने का मतलब है कि किसी समय यहां का वातावरण धरती जैसा न सही लेकिन जीवन के लिए अनुकूल हो सकता था। क्रेटर के किनारों और एओलिस मॉन्स की ढलानों पर जो चट्टानें और तलछट की परतें मिली हैं, वे बताती हैं कि यहां लंबे समय तक स्थिर पानी रहा होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह झील लाखों वर्षों तक मौजूद रही होगी और इसकी परतों में मंगल के जलवायु और भूगर्भीय इतिहास का रिकॉर्ड सुरक्षित है। इन परतों को पढ़कर यह पता लगाया जा सकता है कि उस समय मंगल का वातावरण कैसा था, पानी में कौन कौन से खनिज मौजूद थे और क्या वहां सूक्ष्म जीवों के पनपने के लिए स्थितियां उपयुक्त थीं। यही कारण था कि नासा ने अपने महत्वाकांक्षी मिशन मार्स साइंस लेबोरेटरी को यहां भेजने का फैसला किया। इस मिशन में क्यूरियोसिटी नाम का रोवर शामिल था, जिसे मंगल पर उतरकर वहां की मिट्टी, चट्टानों और खनिजों का बारीकी से अध्ययन करने का काम सौंपा गया। 6 अगस्त 2012 को क्यूरियोसिटी ने सफलतापूर्वक इयोलिस पेलस नामक सपाट क्षेत्र में लैंडिंग की, जो इयोलिस मॉन्स के बिल्कुल पास है। इस जगह को चुना इसीलिए गया क्योंकि यह एक तरह से पुराने झील के तल जैसा क्षेत्र था, जहां पानी से जुड़ी गतिविधियों के सबसे ज्यादा सबूत मिलने की संभावना थी। लैंडिंग के बाद से क्यूरियोसिटी ने यहां कई तरह के रोचक खोज किए, जैसे कि पानी में बनने वाले खनिजों के निशान, तलछट की परतें और कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका संबंध जीवन के बुनियादी निर्माण खंडों से है। गेल क्रेटर आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक टाइम मशीन की तरह है, जो मंगल के अतीत की झलक दिखाता है। इसके भीतर मौजूद एओलिस मॉन्स की परतें, जो करोड़ों सालों में धीरे धीरे जमी हैं, उस समय की कहानी सुनाती हैं जब मंगल पर नदियां बहती थीं और झीलें चमकती थीं। अगर कभी मंगल पर सूक्ष्म जीव मौजूद रहे होंगे तो उनके निशान इसी क्रेटर की मिट्टी और चट्टानों में दबे हो सकते हैं। यही वजह है कि गेल क्रेटर को मंगल पर जीवन की खोज का एक अहम पड़ाव माना जाता है और भविष्य में भी यह जगह अंतरिक्ष अनुसंधान का केंद्र बनी रहेगी। 5 अगस्त 2012 को नासा का मार्स साइंस लेबोरेटरी रोवर क्यूरियोसिटी मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर के भीतर स्थित परतदार पहाड़ एओलिस मॉन्स के तल पर सफलतापूर्वक उतरा। मिशन के आगे बढ़ने के साथ साथ नासा ने कई खोजें और निष्कर्ष जारी किए, जिनमें लगातार बढ़ते प्रमाण यह दिखा रहे थे
कि कभी गेल क्रेटर में एक विशाल झील मौजूद थी। 27 सितंबर 2012 को वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि क्यूरियोसिटी को यहां एक प्राचीन नदी के तल के सबूत मिले हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि कभी मंगल पर पानी तेज बहाव के साथ बहा करता था। फिर 9 दिसंबर 2013 को नासा ने बताया कि गेल क्रेटर में एक प्राचीन मीठे पानी की झील थी जो सूक्ष्म जीव जीवन के लिए अनुकूल माहौल हो सकता था। क्यूरियोसिटी ने यहां बारीक दाने वाली तलछटी चट्टानें पाईं, जो इस बात का संकेत है कि यह झील लंबे समय तक स्थिर पानी से भरी रही और जीवन को सहारा दे सकती थी, खासकर ऐसे जीवन को जो केमोलिथु एनिटोट्रॉफी अर्थात ऐसे जीव जो खनिजों और अकार्बनिक रसायनों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं पर आधारित हो। इस झील के पानी का पीएच तटस्थ था, नमक की मात्रा बहुत कम थी और इसमें लोहा और गंधक ऐसे रूप में मौजूद थे जिन्हें कुछ प्रकार के सूक्ष्म जीव इस्तेमाल कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन जैसे जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की भी मौजूदगी दर्ज की। अनुमान है कि गेल क्रेटर की यह झील सैकड़ों से लेकर दसियों हजार वर्षों तक मौजूद रही होगी, जिससे यहां जीवन के पनपने की संभावना काफी बढ़ जाती है। क्यूरियोसिटी रोवर ने गेल क्रेटर के येलोनाइफ बे क्षेत्र में तलछटी चट्टानों, मडस्टोन के भीतर क्ले खनिज ट्रायोनक्टाहेड्रल प्रकार खोजे जो पानी की मौजूदगी में बनते हैं। इन मडस्टोन के नमूनों का नाम जॉन क्लाइन और कम्बरलैंड रखा गया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये चट्टानें नोआशियन काल के बाद बनी थीं, जिसका मतलब है कि इस क्षेत्र में पानी पहले की अपेक्षा काफी लंबे समय तक मौजूद रहा होगा। यह खोज मंगल पर पानी के इतिहास को और लंबा साबित करती है और जीवन की संभावना को और मजबूत करती है। गेल क्रेटर में कई ऑल्यूवियल फैन और डेल्टा मौजूद हैं जो यहां के पुराने झीलों के जल स्तर के बारे में जानकारी देते हैं। इनमें प्रमुख हैं पैनकेक डेल्टा, वेस्टर्न डेल्टा, फराह वैलिस डेल्टा और पीस वैलिस फैन। ये सभी संरचनाएं इस बात के सबूत हैं कि अतीत में यहां पानी कैसे जमा होता और बहता था। 8 दिसंबर 2014 को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंगल वैज्ञानिकों ने क्यूरियोसिटी रोवर की उन खोजों पर चर्चा की जिनसे पता चलता है कि माउंट शार्प, एओलिस मॉन्स वास्तव में करोड़ों सालों तक एक विशाल झील की तह में जमा हुई तलछट से बना है। इस खोज से यह संकेत मिलता है कि प्राचीन मंगल का मौसम इतना स्थिर और अनुकूल रहा होगा कि ग्रह पर कई जगहों पर लंबे समय तक झीलें मौजूद रह सकीं। चट्टानों की परतों से यह भी पता चलता है कि यह विशाल झील कई बार भरती और सूखती रही। इसके सबूत हैं ऐसे कई डेल्टा जो एक दूसरे के ऊपर परतों के रूप में जमा पाए गए, यानी हर बार पानी आने और जाने से नई नई तलछटी परतें बनती गईं। गेल क्रेटर को एक क्लोज्ड बेसिन झील माना जाता है क्योंकि इसमें पानी लाने वाली नदीनुमा धाराएं तो हैं, लेकिन पानी को बाहर ले जाने वाला कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी पानी इसमें आता था वह यहीं रुक जाता था और धीरे धीरे वाष्पित हो जाता था। गेल क्रेटर में ऐसे खनिज पाए गए हैं जिन्हें क्ले और सल्फेट्स कहा जाता है। ये खनिज केवल पानी की मौजूदगी में बनते हैं और इनमें अतीत के जीवन के संकेतों को संजोकर रखने की क्षमता भी होती है। यहां की चट्टानों में दर्ज पानी के इतिहास से क्यूरियोसिटी को कई सुराग मिल रहे हैं, जिनकी मदद से यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या कभी मंगल सूक्ष्म जीवों के रहने योग्य जगह रहा होगा। गेल की सबसे खास बात यह है कि यहां क्ले और सल्फेट खनिज दोनों देखे जा सकते हैं और ये दोनों अलग अलग प्रकार की जल स्थितियों में बने थे। इसका मतलब है कि यहां पानी लंबे समय तक मौजूद रहा और अलग अलग समय पर इसके गुण भी बदलते रहे। चलिए अब एक और क्रेटर की ओर चलते हैं। होल्डन क्रेटर मंगल ग्रह के मार्गरीटिफर साइंस क्वाड्रैंगल क्षेत्र में स्थित है और इसका व्यास लगभग 140 किलोमीटर है। इसका नाम अमेरिकी खगोल शास्त्री और एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ द पैसिफिक के संस्थापक
एडवर्ड सिंगलटन होल्डन के सम्मान में रखा गया है। मंगल के कुछ अन्य क्रेटरों की तरह होल्डन क्रेटर में भी एक आउटलेट चैनल मौजूद है जिसे उजबोई वैलिस कहा जाता है, जो इसमें आकर खत्म होता है। क्रेटर के भीतर कई विशेषताएं, खासकर झील से जुड़े जमाव, इस बात के सबूत हैं कि यहां कभी बहता हुआ पानी मौजूद था। क्रेटर की बाहरी दीवारों, रिम में गहरी गलीस कट गई है और इनमें से कुछ के अंत में पंखे के आकार के तलछट जमा हैं, जो पानी द्वारा लाए और बिछाए गए पदार्थ से बने हैं। होल्डन वैज्ञानिकों के लिए खास महत्व रखता है क्योंकि यहां झील के जमाव, लेक डिपॉजिट्स, बहुत स्पष्ट और अच्छे तरीके से उजागर होकर दिखाई देते हैं। मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर के अवलोकनों से यह भी पता चला है कि इन परतों में से एक में क्ले खनिज मौजूद हैं, जो पानी की मौजूदगी में बने होते हैं और जीवन के संभावित अतीत के संकेत संजो सकते हैं। क्ले यानी मिट्टी का एक बहुत ही बारीक और मुलायम खनिज है, जो चट्टानों के लंबे समय तक पानी और मौसम के असर से टूटने और घिसने पर बनता है। इसकी खासियत यह है कि इसके कण बेहद छोटे होते हैं, इतने छोटे कि इन्हें बिना माइक्रोस्कोप के ठीक से देखना मुश्किल होता है। वैज्ञानिक नजरिए से क्ले खनिज मुख्य रूप से सिलिकेट्स होते हैं, जो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और कभी-कभी मैग्नीशियम या लोहे जैसे तत्वों से बने होते हैं। ये हमेशा पानी की मौजूदगी में ही बनते हैं। इसलिए जब मंगल या किसी दूसरे ग्रह पर क्ले मिलते हैं तो इसका मतलब है कि वहां कभी पानी जरूर रहा होगा। क्ले की कुछ खास बातें: 1. पानी सोखने की क्षमता, यह पानी को अपने बीच में खींच कर रख सकता है। 2. आकार में लचीला, गीला होने पर यह मुलायम और चिपचिपा होता है, सूखने पर सख्त हो जाता है। 3. जीवन के संकेत सहेजना, क्ले में जैविक अणुओं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लंबे समय तक संरक्षित रखने की क्षमता होती है। इसलिए मंगल पर क्ले मिलना वैज्ञानिकों के लिए जीवन की खोज में एक अहम सुराग है। क्ले खनिज केवल पानी की मौजूदगी में ही बनते हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि होल्डन क्रेटर के क्षेत्र से कभी बहुत बड़ी मात्रा में पानी गुजरा था। एक बार तो यहां से होकर बहने वाला पानी पृथ्वी की लेक ह्यूरॉन से भी बड़ी जलराशि का था। यह तब हुआ जब पानी ने एक ऐसे क्रेटर की दीवार तोड़ दी जो उसे रोककर एक प्राकृतिक बांध की तरह काम कर रही थी। होल्डन एक बहुत पुराना क्रेटर है और इसके भीतर कई छोटे छोटे क्रेटर भी मौजूद हैं, जिनमें से कई तलछट से भर चुके हैं। दरअसल होल्डन क्रेटर में लगभग 150 मीटर मोटी तलछट की परतें उजागर होकर दिखाई देती हैं, खासकर इसके दक्षिण पश्चिमी हिस्से में। क्रेटर के बीच का पहाड़ सेंट्रल माउंटेन भी इन तलछट से लगभग पूरी तरह ढका हुआ है। माना जाता है कि इनका अधिकांश हिस्सा नदियों और झीलों द्वारा लाए गए जमाव से बना है। होल्डन क्रेटर मंगल के उजबोई लैडन मोरावा ULM आउट ऑफ फ्लो सिस्टम का हिस्सा है, जो एक विशाल जल निकासी प्रणाली थी और जिसने कभी इस क्षेत्र को पानी से भर दिया था। होल्डन क्रेटर के आसपास के पूरे क्षेत्र का अध्ययन करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि यह इलाका एक जटिल भूवैज्ञानिक घटनाओं की श्रृंखला से गुजरा है, जिसमें 2 अलग-अलग झीलों का निर्माण शामिल था। मंगल पर नदियों का एक विशाल तंत्र था जिसे उजबोई लैडन मोरावा ULM सिस्टम कहा जाता है। यह तंत्र आर्गायर बेसिन से पानी निकालता था, जहां एक बड़ी झील मौजूद थी। जब एक विशाल उल्कापिंड टकराया और होल्डन क्रेटर बना, तो इस जल तंत्र का रास्ता क्रेटर की लगभग 1 किलोमीटर ऊंची रिम ने रोक दिया। समय के साथ क्रेटर की दीवारों से बहकर आने वाला पानी और संभवतः भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर का योगदान यहां इकट्ठा हुआ और पहली झील बनी। यह झील गहरी और लंबे समय तक बनी रहने वाली थी। इसी दौरान क्रेटर की सबसे निचली परत में मौजूद तलछटी चट्टानें इसी पहली झील में जमा हुई। होल्डन क्रेटर की रिम ने उजबोई वैलिस का पानी भी रोक दिया, जिससे वहां पानी का स्तर काफी बढ़ गया। इस पानी का एक हिस्सा
निर्गल वैलिस से आया था, जिसकी जल निकासी क्षमता लगभग 4800 घन मीटर प्रति सेकंड थी। आखिरकार जमा हुआ पानी रिम को तोड़ते हुए क्रेटर में भर गया और इसने दूसरी झील बनाई, जो पहली झील की तुलना में छोटी अवधि तक मौजूद रही। यह दूसरी झील लगभग 200-250 मीटर गहरी थी। इसमें कम से कम 50 मीटर गहरा पानी इतनी तेजी से आया कि उसका बहाव मिसिसिपी नदी के डिस्चार्ज का 5 से 10 गुना था। क्रेटर के अंदर मौजूद टेरेस जैसी संरचनाएं और दर्जनों मीटर चौड़े बड़े बड़े पत्थरों की मौजूदगी इस बात का समर्थन करती है कि यहां पानी का बहाव बेहद तेज और ताकतवर था। मंगल ग्रह के पश्चिमी एलिसियम, वेस्टर्न एलिजियम क्षेत्र में एक विशाल झील होने के प्रमाण मिले हैं। इस झील का आकार 150 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक था, यानी धरती की किसी बड़ी झील के बराबर। इसके तल में बड़ी बड़ी दरारों से बने प्लेट और लहरदार रिज, सिन्युअस रिजेस पाए गए हैं, जो दिखने में कुछ वैसा ही लगते हैं जैसा धरती पर समुद्र की जमी हुई बर्फ, पैक आइस के टुकड़े लगते हैं। इस क्षेत्र की सतह पर विशेष तरह का पैटर्न्ड ग्राउंड और बहुभुज, पॉलीगोनल आकार के भूभाग देखे गए हैं, जो इस बात के मजबूत संकेत देते हैं कि यहां बर्फ से भरपूर मिट्टी और पानी मौजूद था। कई जगहों पर प्रवाहित द्वीप, स्ट्रीमलाइंड आइलैंड्स, झरने जैसे संरचनाएं, कैटरैक्ट्स और नदी जैसे बहाव के पैटर्न, डेंड्रिटिक चैनल्स दिखाई देते हैं। ये सब इस ओर इशारा करते हैं कि यह भूभाग एक झील के पानी से बना था। यहां की सतह पर एक और दिलचस्प विशेषता देखी गई है, जिसे रूटलेस कोन्स कहा जाता है। ये शंकु आकार के टीले होते हैं जिनके बीच में गड्ढा होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये तब बनते हैं जब लावा किसी बर्फ से भरी जमीन पर बहता है। लावा की गर्मी से बर्फ पिघलकर भाप में बदल जाती है और जब वह अचानक फैलती है तो एक छोटा सा विस्फोट होता है, जिससे यह शंकु या छल्लेदार संरचना बनती है। इसी तरह की संरचनाएं धरती पर आइसलैंड में भी देखी जाती हैं, जहां लावा पानी से भरी सतह पर फैल जाता है। पश्चिमी एलिसियम बेसिन की खासियत यह है कि यह लगभग एक संपूर्ण समसंभावना सतह, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मतलब यह 500 किलोमीटर की दूरी में सिर्फ 10 मीटर की ढाल, स्लोप दिखाता है। यह ढाल इतनी कम है कि धरती के महासागरों के तल जैसी समतल है। यह तथ्य इस बात के खिलाफ जाता है कि यहां कभी लावा का प्रवाह हुआ हो, क्योंकि लावा इतनी दूर तक इतनी समतल सतह पर नहीं फैल सकता। इसके अलावा यहां कुछ स्थानों पर पाया गया है कि सतह का स्तर लगभग 50% तक कम हो गया है। यह घटना पानी के बहाव में संभव है, लेकिन लावा प्रवाह में नहीं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्राचीन झील की गहराई 31 से 35 मीटर के बीच रही होगी। यह पश्चिमी एलिसियम पैलियोलैक, वेस्टर्न एलिसियम पालियोलेक, दक्षिणी एलिसियम क्वाड्रैंगल में स्थित है, जो एलिसियम ज्वालामुखी क्षेत्र के दक्षिण में और सर्बेरस फॉसे नामक दरारों के पास है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस झील में पानी संभवतः सर्बेरस फॉसी की घाटियों और दरारों से आया था। पानी के स्रोत को लेकर कुछ सिद्धांत हैं। पहला, कि यह पानी भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर के अचानक फूटने से आया था। दूसरा, कि ग्रह की बर्फीली परत, क्रायोस्फीयर में दरार डालने वाली एक भूमिगत ज्वालामुखी डाइक ने दबा हुआ पानी बाहर निकाला। संक्षेप में, पश्चिमी एलिसियम क्षेत्र मंगल पर उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां पानी, बर्फ और ज्वालामुखी गतिविधियों ने मिलकर एक अनोखा परिदृश्य बनाया। यहां का समतल बेसिन, बर्फ से भरे अवशेष और धरती जैसी जल आकृतियां हमें मंगल के अतीत की उस कहानी की झलक देती है जिसमें पानी का बहाव इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे क्षेत्र की भूगोल को आकार दे दिया। मंगल ग्रह पर अनेक भौगोलिक संरचनाएं पाई जाती हैं जो इसे सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग बनाती हैं और इसके अतीत के जलवायु तथा भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण सुराग देती हैं।
इन संरचनाओं में विशाल ज्वालामुखी, गहरे घाटी तंत्र, सूखी हुई नदियों के मार्ग, प्राचीन झीलों के तल, टीलों के मैदान, प्रभाव क्रेटर, हिमनद जैसी आकृतियां और सतह पर फैली हुई धूल व रेत के टीले शामिल हैं। मंगल पर मौजूद सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है, जो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 22 किलोमीटर और व्यास करीब 600 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त थार्सिस क्षेत्र में और भी कई विशाल शील्ड ज्वालामुखी हैं, जैसे आर्सिया मॉन्स, पावोनिस मॉन्स और एस्क्रेयस मॉन्स, जो दर्शाते हैं कि अतीत में मंगल पर भारी मात्रा में ज्वालामुखीय गतिविधि हुई थी। मंगल पर वैलस मैरिनेरिस नामक एक विशाल घाटी तंत्र भी है, जो लगभग 4000 किलोमीटर लंबा, 200 किलोमीटर चौड़ा और 7 किलोमीटर तक गहरा है। यह घाटी तंत्र पृथ्वी के ग्रैंड कैनियन से कहीं अधिक विशाल है और माना जाता है कि इसका निर्माण टेक्टोनिक गतिविधि, सतही धंसाव और संभवतः बहते पानी के संयुक्त प्रभाव से हुआ होगा। इसी प्रकार मंगल की सतह पर फैले हुए कई प्राचीन नदी तंत्र, जैसे मंगला वैली, नंदिनीस और माद्दिमवलिस, इस बात के प्रमाण देते हैं कि कभी यहां पर बड़ी मात्रा में तरल पानी बहता था। इन नदी तंत्रों के किनारों पर डेल्टा, मोड़ और बाढ़ मैदान जैसी संरचनाएं देखी जा सकती हैं, जो धरती पर पाई जाने वाली नदीय भू आकृतियों से काफी मिलती जुलती हैं। इसके अलावा मंगल की सतह पर कई प्राचीन झील तल और पेलियोलिक्स के निशान मिले हैं, जैसे गेल क्रेटर और होल्डन क्रेटर, जिनमें तलछटी चट्टानें, परतदार संरचनाएं और मिट्टी, क्ले जैसे खनिज पाए गए हैं, जो केवल पानी की उपस्थिति में ही बनते हैं। इनसे यह संकेत मिलता है कि अरबों साल पहले मंगल पर झीलें और संभवतः महासागर भी हो सकते थे। ध्रुवीय क्षेत्रों में विशाल बर्फीली टोपी, पोलर आइस कैप्स मौजूद हैं, जो जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की बर्फ से बनी हैं और मौसम के साथ सिकुड़ती फैलती रहती है। मंगल पर पाए जाने वाले टीलों के मैदान और रेत के टीले, सैंड ड्यून्स, भी इसके भूगोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मुख्य रूप से हवा द्वारा उड़ाई गई धूल और रेत के जमाव से बने हैं। कई क्षेत्रों में डस्ट डेविल नामक छोटे छोटे बवंडर दिखाई देते हैं, जो सतह से महीन धूल उठाकर वातावरण में फैला देते हैं। कुछ जगहों पर इन्वर्टेड चैनल्स यानी उल्टे नदी मार्ग भी पाए गए हैं, जो तब बनते हैं जब नदी तल में जमा कठोर तलछट आसपास की जमीन से अधिक टिकाऊ हो जाती है और कटाव के बाद ऊंचाई पर बची रह जाती है। इसके अलावा मंगल की सतह पर उल्का पिंडों के टकराने से बने अनगिनत प्रभाव क्रेटर हैं, जिनका आकार कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकता है। इनमें से कुछ क्रेटर, जैसे गेल क्रेटर, केवल प्रभाव स्थल नहीं है, बल्कि विज्ञान के लिए एक खिड़की है, क्योंकि इनमें तलछटी परतें और खनिज संरचनाएं मौजूद हैं, जो ग्रह के पुराने वातावरण और जल इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं। इन सभी भूगोल संरचनाओं का अध्ययन न केवल मंगल के अतीत को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी बताता है कि कभी यहां का वातावरण जीवन के लिए अनुकूल हो सकता था। आधुनिक मंगल मिशनों द्वारा प्राप्त उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरें और डेटा इन रहस्यों को सुलझाने में वैज्ञानिकों की सहायता कर रहे हैं और आने वाले समय में मानव मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इन सभी भूगोल संरचनाओं और प्रमाणों से हमें मंगल ग्रह के अतीत के बारे में कई गहरी और महत्वपूर्ण बातें पता चलती हैं। सबसे पहले कई स्थानों पर झीलों, नदियों और पानी के बहाव के स्पष्ट निशान दिखाई देते हैं, जैसे कि वेस्टर्न एलिजियम पैलियोलेक, होल्डन क्रेटर और उज़बॉय लेंडन मोरावा आउटफ्लो सिस्टम। इन क्षेत्रों में पाई गई मिट्टी, क्ले, तलछट, सेडिमेंट, नदी और झील की परतें तथा बहाव से बनी आकृतियां यह बताती हैं कि कभी मंगल पर बहुत अधिक और लंबे समय तक पानी मौजूद था। इसके अलावा कई भूगर्भीय पैटर्न जैसे स्ट्रीमलाइंड आइलैंड्स, डेंड्रिटिक चैनल्स, कैटरैक्ट्स और
पैक आइस जैसी सतहें इस बात का प्रमाण है कि पानी कभी तेज और भारी मात्रा में बहा, जिससे धरातल पर आज भी दिखने वाले ढांचे बने। कुछ क्षेत्रों में लावा और आइस के टकराव से बनी रूटलेस कोन्स जैसी संरचनाएं यह भी दिखाती हैं कि वहां पानी और ज्वालामुखी गतिविधि दोनों साथ साथ मौजूद थे, जिससे मंगल का वातावरण एक समय में गतिशील और सक्रिय रहा होगा। पश्चिमी इलिशियम प्लैनिशिया जैसी जगहों का लगभग संपूर्ण समतल होना और केवल 500 किमी में 10 मीटर की ढलान पानी के विशाल भंडार के होने की ओर इशारा करती है, क्योंकि इतनी समतल सतह लावा प्रवाह से बनना कठिन है। गहराई और तलछट की मात्रा से यह भी पता चलता है कि ये झीलें सैकड़ों हजारों वर्षों तक टिकी रहीं, न कि केवल कुछ दिनों या महीनों के लिए। इन सभी प्रमाणों को जोड़कर वैज्ञानिक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मंगल ग्रह कभी ठंडा और बंजर नहीं था, बल्कि उसमें गाढ़ा वातावरण, स्थिर जलाशय और पृथ्वी जैसे जल चक्र मौजूद थे। इसका मतलब है कि अतीत में मंगल जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान कर सकता था, कम से कम सूक्ष्म जीवों के स्तर पर। साथ ही पानी और ज्वालामुखी गतिविधियों के मेल से वहां रासायनिक ऊर्जा स्रोत भी उपलब्ध रहे होंगे, जो जीवन के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। प्राचीन मंगल के बारे में उपलब्ध भूवैज्ञानिक, रासायनिक और जल विज्ञान से जुड़े सभी प्रमाण एक बहुत ही रोमांचक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। यह संभावना कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह जीवन के लिए अनुकूल रहा होगा। जब हम मंगल के पुराने परिदृश्य और उसकी सतह पर मौजूद झीलों, नदियों, घाटियों और तलछटी परतों के निशानों को देखते हैं, तो यह साफ महसूस होता है कि यह लाल ग्रह हमेशा से ठंडा और बंजर नहीं रहा। विभिन्न क्रेटरों में स्थायी झीलों के प्रमाण, जैसे होल्डन क्रेटर, वेस्टर्न एलिसियम पेलोलैक और हेलस बेसिन के आसपास पाए गए सैकड़ों पेलोलैक्स, इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक समय पर वहां तरल पानी लंबे समय तक मौजूद था। तरल पानी के इतने लंबे समय तक स्थिर रहने के लिए आवश्यक है कि वातावरण घना रहा हो और तापमान अपेक्षाकृत गर्म हो, जो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों की एक प्रमुख शर्त है। यही नहीं, मिट्टी के खनिज, क्ले मिनरल्स, सल्फेट, फास्फोरस और अन्य रासायनिक तत्वों की विविधता यह दिखाती है कि उस समय मंगल पर जटिल रासायनिक प्रक्रियाएं चल रही थीं, जिनमें से कई प्रक्रियाएं पृथ्वी पर जीवन के विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा प्राचीन मंगल पर सक्रिय ज्वालामुखीय गतिविधि और भूमिगत भूतापीय ऊष्मा ने रासायनिक ऊर्जा के स्रोत उपलब्ध कराए होंगे, जो सूक्ष्म जीवों के लिए ऊर्जा का आधार बन सकते थे। इन सब के साथ मंगल की सतह पर पाई जाने वाली घाटियाओं, डेल्टा और बहते पानी के निशान यह संकेत देते हैं कि वहां कभी पृथ्वी जैसा जल चक्र सक्रिय था, जिसमें बारिश होती थी, पानी बहता था, झीलें भरती और खाली होती थीं। यह सब मिलकर एक स्थिर और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र की ओर इशारा करता है, जहां अरबों साल पहले सूक्ष्म जीवन पनप सकता था। बाद में जब मंगल का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर पड़ गया और वातावरण पतला होने लगा, तो सतही पानी धीरे धीरे खत्म हो गया, तापमान बहुत नीचे चला गया और जो भी जीवन रहा होगा वह संभवतः भूमिगत बर्फ या खारे पानी के जेबों में सिमट गया होगा। इन सभी प्रमाणों को देखते हुए वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल का शुरुआती इतिहास सिर्फ ठंडे रेगिस्तान की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे संसार की दास्तान है जो कभी नीले आसमान, बहती नदियों और झीलों से भरा हुआ था, और जहां जीवन की संभावना उतनी ही वास्तविक थी जितनी कि आज पृथ्वी पर है। मंगल ग्रह के प्राचीन समय में जीवन के अनुकूल होने के पर्याप्त प्रमाण वैज्ञानिकों को मिले हैं, जैसे कि नदियों, झीलों और महासागरों के अवशेष, खनिजों में पानी की उपस्थिति और सतह पर कभी बहते हुए जल के संकेत। लेकिन आज मंगल एक ठंडा, शुष्क और पतले वातावरण वाला ग्रह है, जहां सतह पर तरल पानी लंबे समय तक नहीं टिक सकता। इसका मतलब है कि प्राचीन मंगल का वातावरण और जलवायु किसी कारण से पूरी तरह बदल गई।
जिसके चलते वहां का जीवन अगर कभी रहा हो, नष्ट हो गया या सतह से गायब हो गया। इस विनाश के पीछे कई प्रमुख कारण माने जाते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है मंगल का चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड का खत्म होना। पृथ्वी पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र हमें सौर हवा, सोलर विंड और हानिकारक अंतरिक्ष विकिरण से बचाता है, लेकिन मंगल का कोर अपेक्षाकृत जल्दी ठंडा हो गया, जिसके कारण उसका वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र अरबों साल पहले समाप्त हो गया। जब ऐसा हुआ तो सूर्य से आने वाली तीव्र सौर हवा ने मंगल के वातावरण को धीरे धीरे अंतरिक्ष में उड़ा दिया। वातावरण पतला होने से न केवल सतह पर तापमान गिरा, बल्कि तरल पानी का दबाव और स्थिरता भी खत्म हो गई। दूसरी वजह है गुरुत्वाकर्षण की कमी। मंगल का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से बहुत कम है। इससे वह मोटा और घना वातावरण लंबे समय तक पकड़कर नहीं रख सका। धीरे धीरे गैसें अंतरिक्ष में निकल गईं, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई और सतह पर मौजूद पानी बर्फ या वाष्प में बदल गया। तीसरी वजह जलवायु परिवर्तन और तापमान में गिरावट है। जब वातावरण पतला हो गया तो मंगल का ग्रीन हाउस प्रभाव भी समाप्त हो गया। अरबों साल पहले मंगल की सतह पर औसत तापमान शायद 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे ऊपर रहा होगा, लेकिन वातावरण के खत्म होने से यह तेजी से गिरकर आज के 60 डिग्री के औसत तक पहुंच गया। इस ठंड में तरल पानी सतह पर टिकना लगभग असंभव हो गया। चौथी वजह है ज्वालामुखीय गतिविधि का बंद होना। प्राचीन मंगल पर विशाल ज्वालामुखी जैसे ओलंपस मॉन्स सक्रिय थे और ये वातावरण में बड़ी मात्रा में गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि छोड़ते थे, जिससे तापमान और वातावरण का दबाव संतुलित रहता था। लेकिन ग्रह का आंतरिक भाग ठंडा होने के साथ ज्वालामुखीय गतिविधि लगभग पूरी तरह बंद हो गई और वातावरण को फिर से भरने का कोई बड़ा स्रोत नहीं बचा। पांचवी वजह है क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड टकराव। बड़े टकरावों ने न केवल सतह पर विनाश किया, बल्कि वातावरण के कुछ हिस्सों को अंतरिक्ष में फेंक दिया और जलवायु को और अस्थिर कर दिया। इन सभी कारणों के मेल से मंगल एक जीवंत और जल से भरपूर ग्रह से बदलकर एक ठंडा, बंजर और जीवन के लिए प्रतिकूल ग्रह बन गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि मंगल का चुंबकीय क्षेत्र और वातावरण लंबे समय तक बने रहते तो वहां आज भी नदियां, झीलें और शायद जीवन मौजूद होता। इस बदलाव की कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि किसी भी ग्रह की रहने लायक स्थिति कितनी नाजुक होती है और अंतरिक्ष में ग्रहों का भाग्य समय के साथ कैसे बदल सकता है। मंगल की लाल, सूनी और ठंडी धरती पर फैली भूगर्भीय संरचनाएं, प्राचीन नदी घाटियां, झीलों के तल और पत्थरों में कैद खनिज हमें यह एहसास दिलाते हैं कि यह ग्रह कभी निर्जीव नहीं था, बल्कि कभी समय के किसी मोड़ पर जीवन के लिए एक आदर्श स्थान रहा होगा। अरबों वर्ष पहले यहां नदियां बहती थीं, झीलें लहराती थीं और वातावरण शायद इतना घना था कि वह जीवन की सांसों को संभाल सके। यहां की मिट्टी में मिले क्ले मिनरल, झीलों के अवशेष और विशाल घाटियां यह प्रमाण है कि पानी ने लंबे समय तक इस ग्रह पर अपनी छाप छोड़ी थी। लेकिन समय की निष्ठुर धारा और ब्रह्मांडीय शक्तियों के कहर ने मंगल को धीरे धीरे उसकी जीवनदायी शक्ल से छीन लिया। उसका चुंबकीय क्षेत्र कमजोर पड़ गया, वातावरण अंतरिक्ष में उड़ गया और पानी जो कभी यहां की नदियों और समुद्रों में बहता था, बर्फ में कैद होकर या अंतरिक्ष में विलीन होकर लुप्त हो गया। अब जो बचा है वह है एक वीरान मरुस्थल जो हमें चुपचाप देखता है, जैसे अपने अतीत की कहानी सुनाने को व्याकुल हो। प्राचीन मंगल हमें यह सिखाता है कि ग्रहों का भाग्य स्थायी नहीं होता और जीवन का अस्तित्व एक नाजुक धागे पर टिका होता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने ग्रह की रक्षा करें, ब्रह्मांड में अन्य दुनियाओं की तलाश जारी रखें और उन अनदेखी कहानियों को उजागर करें जो अभी भी मंगल की लाल धूल के नीचे सोई हुई हैं। शायद एक दिन
जब मानव कदम फिर से मंगल की सतह पर पड़ेंगे, हम न केवल अपने अतीत से जुड़ेंगे बल्कि यह भी समझ पाएंगे कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में वास्तव में कितने अकेले हैं, या शायद बिल्कुल भी अकेले नहीं।